हेलो डियर फ्रेंड्स, सो फाइनली आप सभी का बहुत बहुत आभार एंड स्वागत है फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर मॉक टेस्ट मैं आपके लिए करा रहा हूं। और ये अभी कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है? छठवां और सातवां? छठवां मॉक टेस्ट में करा रहा हूँ इस सीरीज में, 30 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज। ये 30 मॉक टेस्ट आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे, प्लीज इनको कर लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20, 18 प्लस नंबर आपके 100% आएंगे, बट ध्यान से करना होगा हर मॉक टेस्ट को। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। 20 मॉक टेस्ट पहले कराए हैं, 30 मॉक टेस्ट ये करा रहा हूं, 25 पहले करा चुका हूं। टोटल 55 मॉक टेस्ट हैं। जिसने भी नहीं लगाया है, समय अभी है, आप लगा सकते हैं। और अगला मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, पैसेज कैसे आएगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस देख करके या पढ़ करके कैसे सॉल्व करना होगा, वो मैं सारी बातें आपके सामने अभी रख रहा हूं। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे स्लाइड्स ऊपर। और यहाँ ये पैसेज आपके सामने स्क्रीन पर है। कई बार ऐसा होता है कि सर हम क्वेश्चन मान लो डायरेक्टली पढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ते हैं, तो हम डायरेक्टली कैसे करें? मेथड्स एडॉप्टेड बाय वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा की बात हो रही है, आपको पता होगा 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। मतलब ये एक वो मतलब घूमने वाला बंदा, घुमक्कड़, और जिसने दुनिया में अलग अलग जगहों को खोजा है, बहुत महान बंदा। इसके बारे में पूरा पैसेज है, अभी मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। मेथड्स, यहां एक बात कही जा रही है, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर आपको पैसे से छांटना होगा। और पहले क्वेश्चन में देखिए क्या, मेथड्स एडॉप्टेड बाय वास्को डिगामा। जो वास्को डिगामा ने जो मेथड यूज किए हैं, वास्को डिगामा ने जो मेथड यूज किए गए, उसके द्वारा जो अपनाए गए फॉर मार्चिंग, आगे बढ़ने के लिए, उनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? मतलब उसने कौन कौन से अपनाए? वास्को डिगामा ने हर तरह का वो तरीका अपनाया आगे बढ़ने के लिए, जगह खोजने के लिए, रास्ता खोजने के लिए। किसको छोड़कर? जो नहीं इंक्लूड है उसे बताइए। परसुएशन था, टेरर मतलब बहुत डर भय था, टॉर्चर था, या मैरिज शादी करी। मतलब आगे बढ़ने के लिए उसने नई नई जगहों को खोजने के लिए दुनिया में कौन सा तरीका नहीं अपनाया इनमें से? पीछे आप पैसेज को जाओगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, तो वास्को डिगामा यूज्ड कैजोलिंग टेरर, टेरर कैजोल मतलब वही टेरर अपनाया, टॉर्चर भी हुआ, उसको भी झेला, एंड गाइल टू कीप हिज मैन गोइंग, आगे बढ़ने के लिए, खुद को, अपने इंसानों, अपने आदमियों को अपने साथ बढ़ने के लिए। ही राउंडेड द केप इन नवंबर 1497, 1497 नवंबर में उसने क्या किया? यात्रा की। एंड लैंडेड इन मोजाम्बिक, मोजाम्बिक में उसने उतरा। हियर डिगामा हर्ड दैट फर्दर नॉर्थ, आगे बढ़ा नॉर्थ की तरफ, देयर वर ग्रेट पोर्ट्स, जहां बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, वेयर स्पाइसेस, अलग अलग रूबीज एंड पर्ल्स, हीरे, वर ट्रेडेड, व्यापार किया जाता था जिनका। ही वाज ऑल्सो टोल्ड, उसे बताया गया, उसे और क्या बताया गया? दैट प्रेस्टर जॉन, प्रेस्टर जॉन भी लिव्ड नॉट फार फ्रॉम दिस प्लेस, स्थान से ज्यादा दूर नहीं है जो प्रेस्टर जॉन है। प्रेस्टर मतलब पुजारी की तरह जो जॉन है। दिस न्यूज लिफ्टेड द स्पिरिट्स ऑफ हिज टायर्ड क्रू, उसकी जो थक गई थी जो सारे लोग थे उसके टीम में, उसकी इस न्यूज पा करके वो भी हमारे पास में है, और उनकी आत्माओं को एक नई वो मिली ऊर्जा। हिज नेक्स्ट लैंडेड एट मोमबासा, अगली उसे जो लैंडेड किया उसने मोमबासा जगह पर, वेयर ही एनकाउंटर्ड, जहां उसे होस्टाइल लोकल्स, बहुत ही बुरी तरह से क्या हुआ? एक होस्टिलिटी मतलब दुश्मन टाइप के लोगों से सामना हुआ। ऑन सेलिंग फर्दर, आगे फिर उसने यात्रा की नॉर्थ में। और डिगामा वाज प्लीजेंटली, बहुत ही तरीके से सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्यचकित हुआ, व्हेन द सुल्तान ऑफ मालिंडी, जब मालिंडी का सुल्तान वेलकम्ड द पोर्ट गोई, जब मालिंडी के सुल्तान ने, और भैया पुर्तगालियों का, जो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली है, और उनका बहुत जोरदार स्वागत किया। द सुल्तान ऑफ मालिंडी, याद रखिएगा पैसेज पूरा। मतलब वास्को डिगामा एक ट्रेवलर है, आपको नाम सुना होगा, भारत की खोज की 1498 में निकलते हुए, और भारत को खोजा। वहीं से निकलते हुए सारी चीजें क्लियर की गई है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि वो मेथड जो वास्को डिगामा ने आगे बढ़ने के लिए यूज नहीं किया, वो इनमें से क्या था? वो इनमें से क्या था, जल्दी बताइए फटाफट से। परसुएशन भी उसने झेला, लोगों से मतलब मनाना, ठीक है ना, लोगों की बात मानना, खुद की बात मनाना, परसुएशन भी किया, परसुएड, ठीक है ना। टेरर, आतंक को भी झेला, आतंक को भी झेला। टॉर्चर भी झेला, क्लियरली लिखा हुआ है, गेलिंग का मतलब है परसुएशन। लेकिन उसने शादी नहीं की, उसने ये चीज को नहीं अपनाया आगे बढ़ने के लिए, शादी का कोई कंसेप्ट नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि शादी कर ली और आगे बढ़ने के लिए, तो मैरिज नहीं किया। पहले का सही आंसर सी हो जाएगा, पहले का सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
जब नॉर्थ में वो बढ़ा, मोजाम्बिक में जब वो लैंड किया और नॉर्थ की तरफ, देयर वर पोर्ट, वहां पोर्ट्स भी थे, वेयर सेवरल थिंग्स, जहां बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी, एंड दे इंक्लूड, वो कौन कौन सी चीजें थी, जहां स्पाइसेस का भी व्यापार हो रहा था, पल्स भी बेचे जा रहे थे, रूबीज का भी व्यापार हो रहा था, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों चीजें वहां व्यापार बड़े लेवल पर हो रही थी जब उसने मोजाम्बिक में लैंड किया। जब मोजाम्बिक में लैंड किया तो इन तीनों चीजों का बड़े लेवल पर व्यापार हो रहा था, स्पाइसेस, पर्ल्स और रूबीज, ऑल ऑफ द अबव कहा गया है। सेकंड का सही आंसर डी होगा। थर्ड क्वेश्चन, वास्को डिगामा वास कौन था, बताइए। फ्रॉम मोजाम्बिक से था, मालिंडी से था, नॉट क्लियर फ्रॉम पैसेज और पोर्टुगीज था। जल्दी बताइए फटाफट से। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा भाई? कितना सिंपल है, पैसेज में क्लियरली बोला गया है कि मालिंडी के जो सुल्तान ने जब स्वागत किया, वो मालिंडी की जगह पर पहुंचे तो पुर्तगालियों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। तो वास्को डिगामा ने खुद को पुर्तगाली बोला है, तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि वास्को डिगामा कौन था। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था। पोर्टुगीज, पोर्टुगीज पुर्तगाली, पोर्टुगीज याद रखिएगा। वास्को डिगामा कहां से निकला हुआ है? पोर्टुगीज से निकला हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात का। तो आंसर क्या होगा? तीसरे का ए इज द राइट आंसर। ये पैसेज में बोला गया है कि सर वास्को डिगामा को बहुत आश्चर्य हुआ व्हेन द सुल्तान ऑफ मालिंडी के सुल्तान ने और पोर्टुगीज का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। तो यहां क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पोर्टुगीज है वास्को डिगामा। चौथा क्वेश्चन, हु वाज प्रेस्टर जॉन कौन है? इस पैसेज से पता चलता है कि प्रेस्टर जो जॉन है वो कौन है, जल्दी बताइए। प्रेस्टर जॉन कौन है, फटाफट से बताइए भाई। इस पैसे से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रेस्टर जॉन कौन है, बताओ भाई। एक मैन वर्किंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहा है, नहीं, ऐसा पता नहीं चल रहा है पैसे से। अ मैन वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द वेस्ट, ये भी नहीं पता चल रहा। मैन हु वाज सेंट बाय द पोर्टुगीज गवर्नमेंट टू मेक वे फॉर ट्रेड फॉर हिज कंट्री, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। इस पैसे से ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है कि प्रेस्टर जॉन कौन है। अब पीछे चलिए, प्रेस्टर जॉन के बारे में बस इतना बोला गया है कि ही वाज आल्सो, से ये भी पता चला कि इसको वास्को डिगामा, प्रेस्टर जॉन भी यहाँ रहता है और यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं रहता। इस न्यूज से उसकी टीम में बहुत एक नई फीलिंग आ गई, बहुत अच्छी भावना आ गई। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसेज से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, पैसेज से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि भैया प्रेस्टर जॉन कौन है। नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज, नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज। वॉइस चेंज करना होगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को मत छोड़िएगा, अगले 6 से 7 दिनों में भी इंग्लिश में 15 प्लस का स्कोर इजिली लाया जा सकता है। आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो। चेंज द वॉइस, ओपन द विंडो, इंपरेटिव वाक्य, ओपन द विंडो। जब भी कभी कोई वाक्य ऐसा आता है, जब भी कभी कोई इंपरेटिव वाक्य आता है, तो उसका आपको पता है पैसिव हम इस तरह से भी बनाते हैं, लेट प्लस के ओपन द विंडो, लेट प्लस के ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आपको पता है। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर, ये शायद पता है। ओपन द विंडो, यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो, ये भी सही है। और जब हम लेट से स्टार्ट करेंगे तो क्या बनेगा? लेट द विंडो बी ओपन, लेट प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस के बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से पैसिव को बनाया जा सकता है और इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। छठवां क्वेश्चन रिमूवल टू का है। गुप्ता टॉक्स टू मच, गुप्ता कुछ ज्यादा ही बातें करता है, अकेला टू आ रहा है, इसको कैसे हटाया जा सकता है? रिमूवल टू, रिमूवल ऑफ टी डबल ओ, एडवर्ब है टू, टी डबल ओ एक एडवर्ब है, याद रखिए। रिमूवल टू, गुप्ता टॉक्स टू मच, तो कैसे सर हमें इसे हटाना होगा? गुप्ता टॉक्स टू मच कैसे हमें हटाना होगा? अकेला सो कभी नहीं आ सकता टू की जगह पर, अकेला सो कभी नहीं आ सकता। गुप्ता टॉक्स सो मच टू बी प्रॉपर, सो के साथ टू नहीं आ सकता, इसलिए बी भी गलत हो गया, सो के साथ में दैट का यूज होता है। गुप्ता टॉक्स मोर देन इट इज प्रॉपर, कई बार हम कंपैरेटिव डिग्री से बना लेते हैं, मच की कंपैरेटिव डिग्री मोर, मोर के साथ देन लगा लिया, जितना होना चाहिए इट इज प्रॉपर। 100% सी इज द राइट आंसर। ये क्यों नहीं होगा? यहां मच मोर कर दिया गया जो कभी एक साथ नहीं आ सकते, इसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए C is the right answer. Gupta talks more than it is proper. 100% C is the right answer. 100% C is the right answer. 7 क्वेश्चन, नरेशन बनाइए भाई, बहुत सिंपल है भाई। ऑप्टेटिव सेंटेंस है गुड बाय, गुड बाय, चेंज द नरेशन। 7वें क्वेश्चन का सही आंसर कौन बता रहा है भाई? गुड बाय। कितना आसान है गुड बाय, जब किसी को कहते हैं इसका मतलब क्या? उसने आपको, आपने उसको क्या किया है? अभिवादन स्वीकार किया, गुड बाय मतलब आप उससे विदाई ले रहे हैं।
और जब आप विदाई ले रहे हैं तो उस केस में हम आंसर क्या कहोगे? विदाई लेने के लिए आप एक्सक्लेम्ड, ये आश्चर्य थोड़े है, ये कोई आश्चर्य थोड़े किया जा रहा है, या नॉर्मल सी बात है, आप उसको क्या कर रहे हैं, किसी को आप बिस थोड़े ही कर रहे हैं, किसी को आप बिस थोड़े ही कर रहे हैं, ये भी गलत हो गया। फिल्ड विद इमोशन, इमोशन से भरा हुआ है, ऐसा नहीं होगा कि इमोशनल है यहाँ। ये बेड मतलब गुड बाय के लिए बेड लगाया जाता है, बेड की सेकंड फॉर्म बेड है, ही बेड मी, और डायरेक्टली हम कहेंगे गुड बाय, ही बेड मी गुड बाय, ही वेड मी गुड बाय, सी इज द राइट आंसर, ही वेड मी गुड बाय, डायरेक्टली हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस याद रखिए इस बात का, गुड बाय, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। 8वां क्वेश्चन, आइडम्स एंड फ्रेजेस। 8वां क्वेश्चन, टू राइज टू द ओकेजन, टू राइज टू द ओकेजन, फटाफट से बताइए भाई। टू राइज टू द ओकेजन मीन्स, टू राइज मतलब उठना, आगे बढ़ना या चलना, उसके हिसाब से। ओकेजन मतलब अवसर के हिसाब से खुद को ढाल लेना, किसी भी अवसर के हिसाब से खुद को ढाल लेना। बहुत सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना। समय के हिसाब से खुद को चलना, खुद को काम करना, बहुत सिंपल सा समझाया गया, मैं आपको बता देता हूं क्लियरली। राइज टू द ओकेजन का क्या अर्थ होता है? जो भी अवसर है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी समय है, उसके हिसाब से आप खुद को ढाल लो। टू एक्ट एज द ओकेजन डिमांड्स। ओकेजन का मतलब यहाँ कोई त्योहार नहीं है। अरे जो भी अवसर है, जो भी अवसर आपको मिल रहा है, जो भी अवसर है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उसके अपॉर्चुनिटी क्या डिमांड कर रही है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लो। उसी समय के हिसाब से ढल जाना। समय कैसा चल रहा है उसके हिसाब से भाई उसको ढाल लो समय को। बुरा समय चल रहा है तो भी उसे झेलना होगा, अच्छा समय है तो भी उसे झेलना होगा। हर तरीके के समय के हिसाब से खुद को ढाल लेना। टू एक्ट एज द ओकेजन डिमांड्स, 100% ए इज द राइट आंसर। भैया 9वां और 10वां क्वेश्चन बताओ जल्दी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। 9वां और 10वां क्वेश्चन क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। 9वां और 10वां क्वेश्चन क्या है, फटाफट से बताओ भाई। 9वां और 10वां क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। फूलों के बहुत सारे फूल और एक गुच्छे में, कलेक्शन में रख दिए जाएं तो क्या बोलेंगे? बताओ जल्दी बताओ भाई। बंच माने गुच्छा होता है, ये बंच माने गुच्छा। चाबियों के गुच्छों को, केलों के गुच्छों को, इनके लिए बंच लगाया जाता है, ये आंसर नहीं होगा। बल्क किसे कहते हैं? बहुत भारी मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में कोई चीज बल्क पर्याप्त हो, एडिक्वेट, ADEQUAT, पर्याप्त मात्रा में, बल्क में हो, बहुत भारी मात्रा में, उसे बल्क कहा जाता है। गार्लैंड, गार्लैंड किसे कहते हैं बताओ? फूलों की माला। भाई जो फूलों की माला है, एक तरह से माला, जब फूलों को एक सिस्टमेटिक वे में रख दिया जाए उसे गार्लैंड कहा जाता है, फूलों की माला। लेकिन बहुत सारे फूल रखे हों, बकेट, गुलदस्ते को क्या कहा जाता है? बहुत सारे फूलों का कलेक्शन, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बकेट। फूलों का गुलदस्ता क्या कहलाता है? बकेट कहलाता है। फूलों का गुलदस्ता क्या कहलाता है? बकेट कहलाता है। बहुत सारे फूलों का कलेक्शन, उसे बकेट, फूलों के से बनी हुई माला, गार्लैंड कहलाती है। बंच माने गुच्छा होता है, और बल्क माने कोई चीज बहुत ज्यादा, पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में, बल्क में होना, जरूरत से ज्यादा। 10वां क्वेश्चन, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। पेसिमिस्ट किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो निराशावादी है, निराशावादी है, जो नेगेटिव सोचता रहता है, निराशावादी है। ऑब्सोलीट किसे कहते हैं? जो चीज अप्रचलित हो गई है, अप्रचलित, चलन में नहीं है, आउटडेटेड हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, आउट ऑफ फैशनड हो गई है। वैग किसे कहते हैं? वैग्यू, जो चीज क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, उसे वैग्यू कहते हैं। जो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ओपेक कहते हैं। ओपेक, ट्रांसपेरेंट का अपोजिट ओपेक है। अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ओपेक इज द राइट आंसर। वैग्यू माने अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है। पेसिमिस्ट जो आदमी, अ पर्सन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग। ऑब्सोलीट, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। 11वां क्वेश्चन, मिसस्पेल्ड वर्ड बताओ। ट्रांसपेरेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, आर्सेनल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। आर्सेनल किसे कहते हैं? अ प्लेस, वो जगह जहां क्या होते हैं? वेयर, जहां क्या बनते हैं, जल्दी बताओ। वेयर, जहां पर अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं। शस्त्रागार, शस्त्रागार, अस्त्र शस्त्र जहां बनाए जाते हैं, उसे आर्सेनल कहा जाता है। आर्सेनल फैक्ट्री, शस्त्र बनाए। कैनल किसे कहते हैं? कुत्ता घर, अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, जहां कुत्तों को रखा जाता है, उसे कैनल कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, अभी बताया, पारदर्शी।
पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो बाइनोक्यूलर्स किसे कहते हैं? बाइनोक्यूलर्स मतलब दूरदर्शी की दूरबीन, इन्हें दूरबीन कहा जाता है, दूरबीन बाइनोक्यूलर्स। लेकिन बाइनोक्यूलर्स की स्पेलिंग में 2 एन नहीं होते, केवल एक होता है, BINOCULARS। यहां 2 एन है लेकिन वो एक होता है, इसलिए इसी की स्पेलिंग गलत है और यही आंसर है। इसी की स्पेलिंग गलत है और यही आंसर है। उसने मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा है। बाइनोक्यूलर्स में केवल एक एन होता है, ट्रांसपेरेंट की स्पेलिंग सही है। आर्सेनल किसे कहते हैं? वो जगह जहां शस्त्र बनते हैं, जहां बनाए जाते हैं, प्लेस वेयर आर्म्ड आर मैन्युफैक्चर्ड एंड केप्ट। 11 का सही आंसर बी इज द राइट आंसर। अर्नेस्ट का सिनोनिम्स बताइए भाई, अर्नेस्ट का सिनोनिम्स। अर्नेस्ट किसे कहते हैं? जब आप किसी भी अपनी बात पर अटल हो, अर्नेस्ट किसे कहते हैं? आप अटल हो, अटल, अटल कहते ना सर मैं दृढ़ हूं, मैं दृढ़ हूं सर, अपने मुद्दे, अपने आइडिया पर, अपने बात पर दृढ़ हूं, मैं पक्का हूं। केयरलेस किसे कहते हैं? केयरलेस वो व्यक्ति है जो लापरवाह है, जिसको किसी चीज की चिंता नहीं है, लापरवाह है। केयरलेस है जिसको केयर नहीं है, चिंता से फ्री रहता है ये व्यक्ति, मतलब लापरवाह कह सकते हो। डिटरमाइंड कैसे कहते हैं? जिसने दृढ़ता से काम कर रहा है, दृढ़ संकल्प कर लिया है, जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया है उसे डिटरमाइंड कहते हैं। ये सही आंसर हो सकता है। सिनोनिम्स पूछा गया है। अवॉइडेबल किसे कहते हैं? टालने योग्य, टालने योग्य, जिसको टाला जा सके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती आप कहते हो सर ये अवॉइडेबल है, इसे हटाइए, मतलब अवॉइड किया जा सकता है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है तुच्छ, नेग्लिजेंट तुच्छ, छोटा, ठीक है ना। कम महत्व का, महत्वपूर्ण और महत्वहीन लिख लो, महत्वहीन, जिसका महत्व नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है उसको नेग्लिजेंट कहते हैं। बहुत ही तुच्छ, बहुत ही ट्रिवियल, बहुत ही छोटा, महत्वहीन। केयरलेस माने लापरवाह, इसलिए डिटरमाइंड इज द राइट आंसर। अर्नेस्ट का मतलब होता है अटल और दृढ़, और अर्नेस्ट का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? अर्नेस्ट का सही आंसर होगा, जो आदमी एकदम क्या होता है, डिटरमाइंड होता है भाई, महान संकल्प युक्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? अर्नेस्ट कहते हैं। बताओ भाई जल्दी फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, फ्लिम्सी का एंटोनिम्स क्या होगा? फ्लिम्सी किसे कहते हैं जल्दी बताओ? ऐसी चीज जो लंबे समय तक नहीं टिकेगी, अस्थाई होती है, जो अस्थाई, लिख लेना, नॉट टिकाऊ, नॉट टिकाऊ। एक वर्ड हिंदी में, एक इंग्लिश में, नॉट टिकाऊ, जो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। मतलब फ्लिम्सी है, मतलब बहुत छिछला टाइप का, उथला टाइप का है। छिछला उथला आप कह सकते हो। छिछला, छिछला मतलब होता है बहुत जल्दी टूट जाए, बहुत जल्दी खराब हो जाए, बहुत जल्दी खत्म हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? उसे फ्लिम्सी कहते हैं। तो फ्लिम्सी का मतलब है कि बेटा कृत्रिम कह सकते हो, मतलब मैन मेड है, बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा मोमेंट्री नहीं है, बहुत ज्यादा मोमेंट्री छड़क है, कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगी। फ्लिम्सी माने अस्थाई हो गई। ट्रांसपेरेंट फिर से आ गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। ये इसका अपोजिट नहीं होगा। लॉयल माने क्या होता है? वफादार, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे लॉयल कहते हैं, ये नहीं होगा। ट्रांजिएंट किसे कहते हैं? ट्रांजिएंट माने तुच्छ होता है, अस्थायी है, कुछ दिनों के लिए चलेगी, ये इसका सिनोनिम्स नहीं होगा, क्षणिक है। ड्यूरेबल माने क्या होता है? ड्यूरेबल माने कोई चीज जो स्थायी है, जो लंबे समय तक, जिसकी ड्यूरेबिलिटी है, लंबे समय तक चलेगी, यही इसका आंसर हो जाएगा, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल। फ्लिम्सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ड्यूरेबल इज द राइट आंसर। जो टिकने योग्य है, जो स्थायी है, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल बोलते हैं। कहते हैं ना जब आप कुछ खरीदने जाते हो, सर इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब ये टिकाऊ है, ये स्थायी है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, परमानेंट बेसिस पर काम करेगी, और इसलिए सर इसका सही आंसर क्या हो गया? ड्यूरेबल। अपोजिट हो गया फ्लिम्सी का, ड्यूरेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिलीव, बिलीव एक वर्ब है भैया, लिख लो, चलो नहीं पता है तो। BELIEV, बिलीव एक वर्ब है। आपसे कोई पूछे इसकी नाउन क्या होती है तो लिख लेना BELIEF, बिलीफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका एडजेक्टिव क्या होता है? लिख लो BELIEVABLE, बिलीवेबल इसका एक एडजेक्टिव है, बिलीवेबल एक एडजेक्टिव है। बिलीव एक वर्ब है, बिलीफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिलीवेबल एक एडजेक्टिव है। इसने पूछा बिलीव की नाउन क्या है, तो वो बिलीफ होती है भाई, लिख लेना। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिलीफ होती है, ये इसका प्लूरल, ये एडजेक्टिव, और ये सेकंड फॉर्म होती है।
बिलीव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिलीफ होता है, ये देखिए साउंड आ रहा है कि नहीं, बिलीव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिलीफ होता है भाई, ध्यान रखना बिलीफ। और बिलीव एक वर्ब है, बिलीफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिलीवेबल एक एडजेक्टिव है। 15वां क्वेश्चन, जायंट, ओहो मेल, बहुत विशालकाय, राक्षस टाइप को जायंट कहा जाता है प्यारे बच्चे, जायंट। और राक्षसी को क्या कहा जाएगा? जायंटिस। जायंटिस, राक्षसी को क्या कहा जाएगा? जायंटिस। ए इज द राइट आंसर। स्त्रीलिंग होगा, ये मेल होता है, मेल। और ये क्या होगी इसके? ये होगी इसके फीमेल, याद रखिएगा। या बिच, बिच का मतलब होता है डॉग का फीमेल होता है विच, कुतिया। स्पेस्टर क्या होती है? अ वीमेन हैविंग स्टिल अनमैरिड हु इज ओल्डर इन एज, जो बहुत ज्यादा। स्पेस्टर मतलब उम्र में बड़ी है, बहुत उम्र हो चुकी है, बहुत ज्यादा उम्र है, मतलब एज्ड है। और स्टिल अनमैरिड है, स्टिल अनमैरिड है एक ऐसी औरत जो उम्र में बहुत बड़ी है लेकिन जिसने अभी तक शादी नहीं करी है, उसे स्पेस्टर कहा जाता है। सी जायंट कुछ होता नहीं है। जायंट मतलब विशाल का है, कोई बहुत बड़ा राक्षस टाइप की मेल आदमी, और उसकी फीमेल कोई लड़की या कोई औरत हो जो बहुत विशाल का हो, बड़ी हो, बहुत बड़े आकार में, ठीक है, उसे जायंटिस कहते हैं फीमेल को, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सर पास्ट फॉर्म किसे कहते हैं? पास्ट फॉर्म मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है। बीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बीप क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है? बेप्ट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बेप्ट। बीप माने रोना, तो इसकी पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म पूछी गई है। कभी पास्ट फॉर्म पूछी जाए तो लिख लेना सेकंड फॉर्म होता है, और कभी पास्ट पार्टिसिपल पूछा जाए तो थर्ड फॉर्म को कहते हैं। पास्ट फॉर्म का मतलब सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म, इसलिए इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। बीप का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? बेप्ट हो जाएगा। बेप्टेड कुछ नहीं होता, बैप कुछ नहीं होता, बीप्ड कुछ नहीं होता। बीप की फर्स्ट फॉर्म होती है बीप, सेकंड फॉर्म होती है बेप्ट, थर्ड फॉर्म होती है बेप्ट, इसलिए बेप का पास्ट फॉर्म क्या हो गया? बेप्ट हो गया। सेकंड फॉर्म हो गई, याद रखना क्या हो गई है? सेकंड फॉर्म। 16वें क्वेश्चन का सही आंसर ए। 17वां क्वेश्चन, 17 से 20, फिल इन द ब्लैंक्स। जल्दी बताओ भाई आंसर 17 का क्या होगा? 17 का आंसर क्या होगा? सब लोग बताएंगे। ही हैड सूनर, वो ज्यादा जल्दी क्या कर लेता है? टहलने की बजाय वो जल्दी क्या करता है? दौड़ता है। तुलना की जा रही है, यदि यहां वर्ब की तुलना हो रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो दूसरी भी जो तुलना होगी वो वर्ब होगी, और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंपल सी बात है भाई, तुलना हमेशा सेम नेचर में होगी। यदि यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो सर जो टहलता नहीं है, बजाय उसके जल्दी जल्दी वो क्या करता है? रन करता है। ही हैड सूनर रन देन वॉक। इसका मतलब यदि यहां तुलना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो देन के बाद में उससे पहले भी तुलना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, एस और यस नहीं आएगा, जीरंड नहीं आएगा। जीरंड की तुलना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं हो सकती। जीरंड की तुलना जीरंड से होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तुलना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, सेकंड फॉर्म की तुलना सेकंड फॉर्म से होगी, याद रखना इस बात का। इन्फिनेटिव की तुलना इन्फिनेटिव से होगी, इसका मतलब सर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही हैड सूनर रन देन वॉक। 18वां क्वेश्चन, आइदर यू, आइदर के साथ आने वाला, जल्दी बताओ कम्युलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? आइदर के साथ नॉर नहीं आ सकता, आइदर के साथ एल्स नहीं आ सकता, एंड नहीं आ सकता, आइदर के साथ क्या आता है? जल्दी बताओ। आइदर के साथ, आइदर के साथ आने वाला कम्युलेटिव कंजंक्शन और होता है। आइदर के साथ आने वाला कम्युलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? जल्दी बताओ भाई। आइदर के साथ आने वाला कम्युलेटिव कंजंक्शन और होता है भाई, और। 19 आई वाज ruined, मुझे बर्बाद किया गया और इसलिए मेरे पेरेंट्स भी बर्बाद हो गए। मैं अपने पेरेंट्स का अकेला था, मतलब जब मैं बर्बाद हो गया तो मेरी फैमिली बर्बाद हो गई, तो क्या कहोगे इसको? जल्दी बताओ। आई वॉज ruined सो वर माई पेरेंट्स, इसलिए मेरे पेरेंट्स भी बर्बाद हो गए। ये क्या है? ये भैया इन्वर्जन फॉर्म है एडवर्ब का। सो वर माई पेरेंट्स, सो मेरे पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल है इसलिए वर आई है। सो वाज नहीं होगी, एज वाज नहीं होगी, एज हैड, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। आई वॉज ruined, मुझे बर्बाद हो गया, मुझे बर्बाद किया गया, पैसिव है। सो वर माई पेरेंट्स, इसलिए मेरे पेरेंट्स भी बर्बाद हो गए, क्योंकि जब मैं अपने उनका बेटा बर्बाद हुआ तो मेरे पेरेंट्स भी बर्बाद हो गए। सो वर माई पेरेंट्स पहले इसलिए लगाई गई, सो वर माई पेरेंट्स। इन्वर्जन फॉर्म, एडवर्ब का इन्वर्जन फॉर्म, सो के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट। फाइनली, फाइनली ही गॉट, अरे भाई गेट ओवर माने से मुक्ति, गेट ओवर नहीं जानते? गेट ओवर से छुटकारा, उसे बीमारी से छुटकारा मिल गया। गेट ओवर माने से छुटकारा, से छुटकारा। फाइनली ही गॉट ओवर एन इलनेस, फाइनली ही गॉट ओवर, गेट ओवर, उसे बीमारी से क्या मिल गया?
बीमारी से मुक्ति मिल गई भाई, फाइनली वो ठीक हो गया, मतलब उसकी बीमारी सही हो गई। फाइनली ही गॉट ओवर एन इलनेस, फाइनली ही गॉट ओवर एन इलनेस, फाइनली उसे बीमारी से छुट्टी मिल गई। बिल्कुल लिख लो, गेट ओवर का मतलब क्या होता है? से छुटकारा, से मुक्ति, से रिकवर होना, किसी चीज बीमारी से रिकवर होना, गेट ओवर, गेट ओवर, गेट ओवर हो जाना, से छुट्टी, से मुक्ति, से रिकवर, से छुटकारा। फाइनली ही गॉट ओवर एन इलनेस, भाई 100% क्या हो गया? बी, बिल्कुल सही बात है भाई। आगे चलते हैं, 20 एग्जाम खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, पेपर ही खत्म हो गया। इसका मतलब ये समझ में आया आपको? मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ये आपको कॉपी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। मैंने पहले ही आपको बताया टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन यदि आप पेपर अच्छे तरीके से स्टैम्प भी लगा रहे हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होंगे एग्जाम के लिए। एग्जाम, रिटन एग्जाम अगर क्लियर होता है उसके तुरंत बाद में फेज सेकंड के लिए आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं। बहुत बेहतरीन बैचेस आपको मैं रिटन एग्जाम खत्म होने के बाद आपके लिए फेज सेकंड की ऑनलाइन क्लास भी चलाने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, बहुत दमदार तरीके से। उसके बाद आप तुरंत, होली के तुरंत बाद में आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी आप पहुंच सकते हैं। 100% फेज सेकंड की गारंटी होगी, कोई भी दिक्कत आपको किसी तरह की, रहना खाना फिजिकल मेडिकल सब कुछ प्यारे बच्चे आपको मिलेगा। प्रॉपर तरीके से मेडिकल कराया जाएगा, प्री मेडिकल चेकअप, प्रॉपर रहना खाना होगा, 1 नंबर का रहना खाना, प्रॉपर तरीके से आपको ग्रुप डिस्कशन, लाइव ग्रुप डिस्कशन, प्रॉपर डिबेट, हर एक बच्चे पर फोकस्ड। 147 बच्चे इस बार आए थे, 149, 149, 137 सेलेक्टेड हैं। एक एक की डिटेल, एक एक का नंबर, एक एक का हर जगह आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यू लव एंड सपोर्ट एंड बहुत बहुत आभार। लव यू ऑल।